तो देखो हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया क्लासिफाई करने का ऑर्गेनिजम्स को। तो इनिशियली क्या था कि कुछ ही लोग थे जो कि साइंटिफिक चीज़ों में बिलीव करते थे। तो ग्रीक के जो फिलोसोफर थे प्लेटो, उनके स्टूडेंट थे अरिस्टोटल। तो इन लोगों ने सबसे पहला अटेम्प्ट किया क्लासिफाई करने का ऑर्गेनिजम्स को। एरिस्टोटल ने क्या किया, इन्होंने एक बुक पब्लिश करी, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम, है ना। तो उस बुक के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इन्होंने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करी थी। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो 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 किंगडम में डिवाइड किया था, एक तो प्लांट और एक एनिमल्स, और एनिमल्स को भी दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक इनेमा है और एक एनेमा है। ठीक है। तो ये तो था, ये वाली जो क्लासिफिकेशन है अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन, ये लगभग 2000 ईयर्स तक एक्सेप्टेबल रही है ना। तो अभी देख लेते हैं एक बार कि अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन कैसी थी। तो ग्रुप वन है पहले तो देखो इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम या कुछ भी बोलो, उस टाइम पे किंगडम तो शायद टर्म थी नहीं। तो इन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, क्या ग्रुप्स भी नहीं कहेंगे, प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया सारे ऑर्गेनिजम्स को। फिर एनिमल्स को दो ग्रुप में बांटा, इनेमा और एनेमा। इनेमा कौन से एनिमल्स होते थे, जिनके ब्लड का कलर था रेड, और जिन एनिमल्स के ब्लड का कलर रेड नहीं था उसको एनेमा बोलेंगे, ग्रुप टू। अब ग्रुप वन के अंडर दो क्लासेस में डिवाइड किया इन्होंने। दो क्लासेस क्या क्या थी, वीवीपेरस और ओवीपेरस। वीवीपेरस कौन से हैं, एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वन, यानी डायरेक्टली जो जिसमें एग्स नहीं बनते हैं, मतलब डायरेक्टली एग ले नहीं करते हैं ना, डायरेक्टली यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। तो होते हैं उसमें एग्जांपल्स क्या क्या है, मैन हो गया, वेल हो गई, या अदर मैमल्स मान लो, है ना। और ओवीपेरस में कौन कौन से आएंगे, एग लेइंग एनिमल्स। एग लेइंग एनिमल्स में क्या क्या होंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स वगैरह, फिशेज और ये बर्ड्स आते हैं। तो ओवीपेरस हो गई। अब एनेमा की बात करें तो इसमें पांच क्लासेस में इन्होंने डिवाइड किया, क्या क्या, सिफेलोपोडा, क्रस्टेशिया, इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स, मोलस्क एंड इकाइनोडर्मिटा, स्पंजेस एंड सिलेंट्रेट्स। अब सिफेलोपोड्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो जिनकी जाइंट बॉडीड मोलस्क होते हैं, वो सिफेलोपोडा में इन्होंने क्लासिफाई किया था। क्रस्टेशिया में क्या आता है इनके अकॉर्डिंग, क्रैब्स और श्रिम्प्स होते हैं क्रस्टेशिया में, उनको रखा था इन्होंने। और फिर इंसेक्ट एंड स्पाइडर्स, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट एंड स्पाइडर्स को इन्होंने क्लासिफाई किया था। फिर मोलस्का एंड इकाइनोडर्मिटा, इसमें स्टारफिश वगैरह को क्लासिफाई किया था इन्होंने। फिर स्पंजेस एंड सिलेंट्रेट्स, इसमें स्पंजेस और सी एनिमोन्स को इन्होंने क्लासिफाई किया था। तो देखो पहला हमने किया कि अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन हमने देख ली अभी। सेकंड हमने बोला ना कि ये 2000 ईयर्स तक एक्सेप्टेबल रही है। उसके बाद अरिस्टोटल के बाद कारोलस लीनियस आए, कारोलस लीनियस 1735। तो इन्होंने भी इसी क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया और इसी में ही फर्दर कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे। तो इसलिए 2000 ईयर्स तक ये वाली क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेबल रही थी। इन्होंने भी टू किंगडम माने थे कि इसमें प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया था इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लगातार क्लासिफिकेशंस आई, मॉडर्न क्लासिफिकेशंस। उसमें फिर ट्राई किया था हैकल ने। हैकल ने कब ट्राई किया, 1866 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को थ्री किंगडम में डिवाइड किया। थ्री किंगडम्स, थ्री किंगडम्स कौन कौन से थे, एक तो था प्रोटिस्टा, सेकंड था प्लांटी, और थर्ड था एनिमेलिया। फोर्थ, तो हैकल के बाद किसने क्लासिफाई क्लासिफाई किया था, कैटन, 1937। अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वर्बली बता देता हूँ। कैटन ने 1937 में टू एम्पायर्स में क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को, कौन कौन से, प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा। और फिर फिफ्थ है कोपलैंड 1956, इन्होंने फोर किंगडम में क्लासिफाई किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। फिर आर एच विटेकर, इसके बारे में तो हमने ट्वेल्थ क्लास में भी देखा था, ट्वेल्थ या इलेवंथ में कब था क्लासिफिकेशन, इलेवंथ क्लास में। तो उसमें आर एच विटेकर ने क्या किया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, कब, 1969 में। कौन कौन से किंगडम थे, मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। फिर सेवंथ आते हैं 1977 में वूज एंड वूज एटल। एटल का मतलब होता है इनके एसोसिएट्स, मतलब और भी साइंटिस्ट थे इनके साथ। तो इन्होंने क्लासिफाई किया सिक्स किंगडम्स में, यू बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। फिर इन्होंने ही इसी कार्ल हुज ने ही अपनी इस वाली क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया और उसको कन्वर्ट किया थ्री डोमेन सिस्टम में। अब तक यहाँ तक क्या चल रहा था, किंगडम, इसने भी किंगडम में किया था, लेकिन किंगडम के बाद आया डोमेन। इन्होंने थ्री डोमेन में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, कौन कौन से डोमेन है वो, यूबैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरियोट्स। ये सबसे एडवांस लेवल की क्लासिफिकेशन है जो अब तक एक्सेप्टेबल है। 99 में, 1999 में क्लासिफाई किया था। ओके, अभी एक बार देख लेते हैं कि एनिमल्स को क्लासिफाई करने के बेसिस क्या क्या है। तो देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे थे हम एनिमल्स में। तो फर्स्ट बेस है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है एनिमल में।
जैसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल होता है, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर में क्या होता है कि जैसे मान लो एक सेल है, ठीक है, दूसरी सेल है, इस सेल का अलग फंक्शन है, इस सेल का अलग फंक्शन है, तो ये सेल्स एग्रीगेट बन के मतलब एग्रीगेट होके एक एनिमल का एनिमल बनाती हैं। जैसे स्पंजीज होती हैं, उसमें जैसे एक सेल का फंक्शन हो गया एक्सक्रीशन करवाना, दूसरी सेल का फंक्शन हो गया रेस्पिरेशन करवाना, है ना। तो इस टाइप का जिसमें ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें आता है स्पंजेस। फिर टिश्यू टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, जब बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, ये टिश्यू मिलके एक ही काम करेगा, सिंक्रोनाइज्ड मैनर में एक ही काम करेंगे, तो उसको कहेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जांपल है सिलेंट्रेट्स। फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना लेते हैं, जैसे कुछ एक ऑर्गन बना दिया इन सारे टिश्यूज ने मिलके, तो वो एक ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम ना, नहीं नहीं ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन। तो वो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेटियल मंथीज, है ना। फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है कि जैसे एक ऑर्गन तो मान लो ये हो गया, एक दूसरा ऑर्गन हो गया, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मतलब सिंक्रोनाइज्ड मैनर में एक एक फंक्शन को कैरी आउट करते हैं, तो इसको कहेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसका एग्जांपल क्या क्या होंगे, एनालिड्स होंगे, आर्थ्रोपोड्स होंगे, मोलस्का होंगे, इकाइनोडर्मेटा, कोडेटा। जैसे कोडेटा में ह्यूमन भी तो आते हैं, मैमिलिया में, है ना। तो ह्यूमन में जैसे अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें लंग्स है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ये सारा मिलके एक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बनाते, तो इसको ऑर्गन सिस्टम लेवल कहेंगे। तो सेकंड बेसिस क्या होगा हमारा, सेकंड बेस होगा अपना बॉडी प्लान कैसा है ऑर्गेनिज्म का, उसके बेसिस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बॉडी प्लान के बारे में देखते हैं अभी। देखो सेल एग्रीगेट प्लान में क्या होता है कि जो एनिमल की बॉडी है, सेल एग्रीगेट प्लान में क्या होता है कि एनिमल की जो बॉडी है वो मेयरली क्लस्टर ऑफ सेल से बनी होती है। क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी बहुत सारे सेल्स हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो इस टाइप के किस में पाया जाता है, इस टाइप का बॉडी प्लान वो पाया जाता है स्पंजेस में, ठीक है। तो इसमें न तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जैसे ये सेल है, ये सेल है, इन सब सेल्स में आपस में इतना कोऑर्डिनेशन होता नहीं है, नए टिश्यू बनाते हैं ये, इसमें नर्व सेल्स तो होती ही नहीं है ना। तो इस टाइप का बॉडी प्लान क्या कौन सा होता है, सेल एग्रीगेट प्लान। फिर नेक्स्ट आता है ब्लाइंड सेक प्लान आता है। फिर इसमें क्या होता है कि जो सीलेंट्रेट्स और प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें इस टाइप का बॉडी प्लान पाया जाता है। इसमें होता है क्या कि जो ये आपका फॉर एग्जांपल एक एनिमल है, ठीक है, इसमें एक एक साइड से ही ओपनिंग होती है, इसके थ्रू डाइजेशन मतलब इजेशन भी होता है और इंजेशन भी होता है, यानी खाया भी जाता है और एक्सक्रीट भी इसी साइड से किया जाता है। इस टाइप का बॉडी प्लान किस किस में पाया जाता है, सिलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स में। यहाँ पे लिख देता हूँ, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स, ठीक है। इसमें स्पेशलिटी क्या है, एक ही साइड की ओपनिंग होती है, एक ही साइड से इजेशन भी होता है और इंजेशन भी होता है। तो नेक्स्ट प्लान है बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ए ट्यूब प्लान। इसमें क्या होता है, ये वाला बॉडी प्लान किसके द्वारा कौन कौन से एनिमल्स के द्वारा एग्जिबिट किया जाता है, ये पाया जाता है अर्थवॉर्म में पाया जाता है, कॉकरोच में भी यही पाया जाता है, अर्थवॉर्म, कॉकरोच, कॉकरोच जैसे ह्यूमन मैन में भी पाया जाता है ना। तो इस टाइप का बॉडी प्लान इन सब में पाया जाता है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब ये होता है कि इसमें इसमें एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। एंटीरियर साइड में जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं माउथ, और जो पोस्टीरियर साइड में ओपनिंग होती है उसको कहते हैं एनस, एनस और माउथ। ये भी दो टाइप का होता है, प्रोटोस्टोमिक एंड ड्यूटेरोस्टोमिक। प्रोटोस्टोमिक में क्या होता है कि जो माउथ होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना ये, इसका जो माउथ होता है वो पहले डेवलप होता है। एम्ब्रियो स्टेजेस में जब होता है तो माउथ पहले बनता है इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, तो उनको कहते हैं प्रोटोस्टोमिक। ये कौन कौन से में पाया जाता है, राउंड वॉर्म्स में, एनेलिड्स में, मोलस्का में और आर्थ्रोपोडा में। कौन कौन से, एनेलिड्स, राउंड वॉर्म्स, और क्या बताया मैंने, एनेलिड्स, राउंड वॉर्म्स, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, ठीक है। फिर ड्यूटेरोस्टोम्स की बात करें अब, उसमें क्या होता है कि जो एनस होता है, पोस्टीरियर ओपनिंग होती है, वो पहले बनती है एम्ब्रियो स्टेजेस में। डेवलपमेंट स्टेजेस जब डेवलप हो रहा होता है, एम्ब्रियो से बनता है ना ऑर्गेनिज्म, तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे जो जो फर्स्ट ओपनिंग जो बनती है उसको एनस कहते हैं, तो उनको क्या क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोस्टोमिक, ठीक है। इस टाइप का प्लान किस में पाया जाता है, बॉडी प्लान इकाइनोडर्मिटा में, इकाइनोडर्मिटा एंड कोडेटा, ठीक है। तो बॉडी प्लान के बारे में समझ आ गया। अब नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, वो होते हैं बॉडी सिमेट्री कैसी है, उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है एनिमल्स को, बॉडी सिमेट्री।
एसिमेट्रिकल एनिमल्स वो होते हैं जिसमें बॉडी पार्ट्स का अरेंजमेंट विदाउट ए सेंट्रल एक्सिस होता है, तो वो होते हैं अपने एसिमेट्रिकल, यानी कोई सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ कोई सेल्स अरेंज नहीं होती हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, स्पंजेस। फिर रेडियल सिमेट्री की अगर बात करें, रेडियल सिमेट्री में वो एनिमल्स होते हैं जैसे एक सेंट्रल एक्सिस है, जैसे एक सेंट्रल एक्सिस मान लिया है, ठीक है। इस सेंट्रल एक्सिस का या तो मैं यहाँ से काटूँ, ऐसे काटूँ या ऐसे काटूँ, तो दोनों साइड इक्वल पार्ट्स बनेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मिरर रखूँ, यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ पे मिरर रख दिया जाए, तो दूसरी साइड कंप्लीट इमेज बनी हुई दिखेगी। इसी को रेडियल सिमेट्री कहते हैं, है ना। जैसे अभी एक ऑब्जेक्ट से समझा देता हूँ, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म मान लो, ठीक है। इसको इसका सेंट्रल एक्सिस मान लो कि यहाँ पे है, तो इसको अगर ये ऐसे काटो या ऐसे काटो या ऐसे काटो, तो किसी भी साइड से काटो, लेकिन सेंट्रल एक्सिस के थ्रू गुजरना चाहिए, तो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड होता है। ये तो होता है रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है? ये रेडियल सिमेट्री पाई जाती है निडेरिया में और टीनोफोरा में। निडेरिया और टीनोफोरा में, निडेरिया और टीनोफोरा में ये वाली सिमेट्री पाई जाती है। अब बाइलेटरल सिमेट्री की अगर बात करें, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है जैसे एक ह्यूमन मान लो, ठीक है। ह्यूमन, इसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं। अब सेंट्रल एक्सिस ये है इसका, ठीक है। तो यहाँ से काटें तो इस साइड और इस साइड का अगर मिरर इमेज देखें तो बिल्कुल सेम दिखाई देगी। यहाँ पे अगर मिरर रखा जाए और यहाँ से देखा जाए तो कंप्लीट बना हुआ दिखाई देगा। तो इसको बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री लगभग सभी ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है एक्सेप्ट स्पंजिस, निडेरिया, टिनोफोरा। यानी प्लेटियलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा में ये वाली सिमेट्री पाई जाती है। कौन सी? बाइलेटरल सिमेट्री। एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है। कौन कौन से? इकाइनोडर्मेटा जो है, सी स्टार और देयर रिलेटिव, और अडल्ट में तो होती है रेडियल सिमेट्री, लेकिन लार्वा जो होती है इसकी, इकाइनोडर्मेटा की, उसमें बाई लेटरल सिमेट्री देखी जाती है। तो ये तो हो गया सिमेट्री के बारे में। अब हम बात करेंगे सीलोम के बारे में। देखो, जब एक एनिमल एम्ब्रियो की फॉर्म में होता है, एम्ब्रियो की फॉर्म में जब होता है, तब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं डेवलपमेंट की। उसमें फिर क्या होता है, इनग्रेशन वगैरह होता है, सेल्स अंदर जाती हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है ना बाद में। जैसे ये एम्ब्रियो था, इसमें स्यूडोसील बन गया, या ब्लास्टोसील बोलते हैं इसको। तो ऐसे ऐसे बन के फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बनता है ना कि एक इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बन गया, एक बाहर की लेयर है। बाहर की लेयर तो होती है एक्टोडर्म, है ना। अंदर की लेयर होती है एंडोडर्म। और जो इन दोनों के बीच में जो लेयर होती है, यहाँ पे इसको बोलते हैं मीजोडर्म। अब मीजोडर्म के बीच में जो कैविटी बनती है ना, इस कैविटी को बोलते हैं सीलोम। ठीक है, समझ आ गया सीलोम के बारे में। अब अगर डेफिनेशन के बारे में बात की जाए, तो कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म, क्योंकि मीजोडर्म है ना यहाँ पे, ये तो हो गया एक्टोडर्म। और ये हो गया जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का अंदर वाला पोर्शन होता है, एंडोडर्म से बना हुआ। और ये वाले जो लाइंड है बीच में जो सेल्स हैं, ये है मीजोडर्म। लेटर स्टेजेस में ये सारे के सारे लेयर्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाती हैं। जैसे एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनता है ना। तो इसी टाइप से कुछ कुछ इन सब से ऑर्गन्स बनते हैं बाद में लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। तो सीलोम के बारे में समझ आ गया, सीलोम क्या होता है। अब सीलोम, कुछ एनिमल्स में सीलोम होता है, कुछ में नहीं होता, कुछ में फॉल्स टाइप का यानी स्यूडो सीलोम होता है। तो फर्स्ट देखते हैं एसीलोमेट्स। तो देखो, जो एसिलोमेट्स होते हैं ना, उसमें तो मीजोडर्म जिस एनिमल में नहीं होगा, दो ही लेयर्स होंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जिनको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। उसमें कोई भी टाइप का सीलोम नहीं पाया जाता, इसको इसलिए इसको एसिलोमेट्स बोलते हैं। एसिलोमेट्स की श्रेणी में कौन कौन से फाइलम आते हैं? मेनली आते हैं इसमें प्लेटिहेल्मिन्थीज। उससे पहले जैसे टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा भी आते हैं, यानी प्लेटी हेल्मिन्थ तक जो एनिमल फाइला हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं, एसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स क्या होते हैं? स्यूडोसिलोमेट्स उन एनिमल्स में पाया जाता है जिस एनिमल में देखो एक्टोडर्म भी हो, एंडोडर्म लेयर भी हो, जर्म लेयर, लेकिन जो मीजोडर्म जो है, जैसे एक एनिमल है, ये गट मान लिया हमने, ये मान लिया कि जैसे एक्टोडर्म है, ये है एंडोडर्म, इसके बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे पाउचीज में मीजोडर्म मिले, उन एनिमल्स को कहेंगे स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स के श्रेणी में किसको हम रखेंगे? एस्के हेलमिन्थीज। एस्के हेलमिन्थीज यानी राउंड वॉर्म्स। ठीक है। अब शीलोमेट्स की बात तो हम जानते ही हैं कि जिसमें तीनों लेयर हों, यानी ट्रिप्लोप्लास्टिक हों, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, और मीजोडर्म के द्वारा एक कैविटी बनाई जाए। जैसे ये मान लिया एक ऑर्गेनिज्म का आउटर लेयर है। एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं हम, ये है ना। लेटर स्टेजेस में क्या होगा, अलग अलग टाइप के ऑर्गन की पोजिशनिंग होगी, वो तो अलग बात है। अब जैसे ये गटवोल है, ठीक है, इसके बीच में क्या है,
ये एक कैविटी है, यहाँ पे ऑर्गन सस्पेंड होंगे। जैसे ह्यूमन की बात करें, जैसे अभी ह्यूमन में जैसे अपना ये स्टमक होता है, स्टमक अगर डाइसेक्शन करेंगे ना, उसके अंदर जैसे अपना लीवर मिलेगा सस्पेंड हुआ हुआ, लंग्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, तो वो एक कैविटी है जिसमें ये सारे के सारे ऑर्गन्स सस्पेंडेड हैं। वो एक क्या है, कैविटी है। तो शिलोमेट्स में कौन कौन से आते हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। यानी एनालिड्स से एनालिडा से लेके कोडेटा तक सभी के सभी फाइला में जो एनिमल्स आते हैं वो शिलोमेट्स होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, अभी बात करेंगे जर्म लेयर्स के बारे में। 3 लेयर होती है ना, जैसे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। ये भी एक स्पेशल बेसिस होता है जिसके ऊपर हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। देखो जर्म लेयर्स क्या क्या होती है, हमने बता दिया, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। कुछ एनिमल्स में 2 ही जर्म लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। कौन कौन से एनिमल्स हैं ऐसे, पोरीफेरा और सीलेंट्रेट्स में, पोरीफेरा एंड सीलेंट्रेट्स में। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जिसमें तीनों लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। इन लेयर्स का फंक्शन क्या होता है, इन लेयर से बनते हैं ऑर्गन लेटर स्टेजेस में। फाइनल जब डेवलपमेंट होता है, एक्टोडर्म से क्या बनता है, नर्वस सिस्टम या स्किन बन गई या अदर ऑर्गन्स हैं, वो सारे एक्टोडर्म से बनते हैं। तो समझ आ गया, 3 लेयर जो जिन एनिमल्स में होती हैं उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। इसकी श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, इसके इन दोनों को छोड़ के जितने भी फाइलम बच गए ना, जैसे पोरकेरा, सिलेंट्रेटा, एस्केलमिंथीज, प्लेटियलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, कोडेटा, ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं बॉडी सेगमेंटेशन के बारे में। सेगमेंटेशन क्या होती है, रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एट इंटरवल along the body of animal, thus dividing the body into linear series of similar parts or segments। यानी जैसे हर एक सेगमेंट है ना, हर एक सेगमेंट का अपना एक जैसे जैसे एक्सक्रेटरी, नर्वस और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हर एक सेगमेंट का। और सबसे फिनोमिनल सेगमेंटेशन किस में देखी जाती है, वो देखी जाती है किसमें, वो देखी जाती है एनेलिडा में, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ओके, तो देखो सेगमेंटेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। आर्थ्रोपोड्स होते हैं उसमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है, जैसे ऐसे ऐसे जुड़े हुए होते हैं ना कुछ पार्ट्स, उसी को सेगमेंटेशन बोलते हैं। ये जैसे माउथ हो गया, टेल, तो आर्थ्रोपोड्स की बात कर रहा हूँ, जैसे सेगमेंट्स हैं ये, तो एक्सटर्नल देखी जा सकती है कईयों में तो, और कई ऑर्गेनिजम्स में ये इंटरनल होती है, जैसे कोडेट्स हो गए। कोडेट्स में ह्यूमन होता है, ह्यूमन का अगर देखा जाए बाहर हमारे सेगमेंटेशन दिखाई नहीं देती, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे दिखाई देती है कि सेगमेंटेशन होती है। और अगर अभी देखें, मतलब अडल्ट स्टेज पे देखी जाए, तो मसल्स में देखी जाएगी, मसल्स में दिखाई देगी, स्ट्रेटेड ऐसे होते हैं ना, इस टाइप से मसल्स दिखाई देंगी, यानी सेगमेंटेड दिखाई देंगी। तो बॉडी सेगमेंट्स कोडेट्स में भी होती हैं। और सबसे स्ट्राइकिंग किस में होती है, सबसे फिनोमिनल होती है एनालिड्स में। अब 7th होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ इंसेक्ट्स क्या है, इंसेक्ट्स गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं, और जैसे फिशेज और एम्फीबिया होते हैं वो मॉइस्ट गिल सरफेस के थ्रू ही करते हैं। और एनिमल्स में रेप्टाइल्स, मैमल्स और ह्यूमंस जो होते हैं उसमें मॉइस्ट लंग के थ्रू रेस्पिरेशन होता है ना। तो ये था रेस्पिरेशन के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप भी हो सकता है, क्लोज टाइप भी हो सकता है। अब एक्सक्रेटरी सिस्टम, कुछ एनिमल्स क्या है कि अपना जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो अमोनिया की फॉर्म में रिलीज करते हैं, कुछ यूरिया की फॉर्म में करते हैं, कुछ यूरिक एसिड की फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। उसके बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्केलेटन। स्केलेटन 2 टाइप का होता है, एक्सोस्केलेटन होता है या एंडोस्केलेटन होता है। तो इन दोनों बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। एंडोस्केलेटन कैसे बनता है, जैसे एंडोस्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ हार्ड बोन एंड कार्टिलेज टिश्यू, और ये फ्रेमवर्क बनाता है वर्टिब्रेट्स की बॉडी का। स्केलेटन में भी लिविंग हो सकता है, मतलब लिविंग भी हो सकता है, कार्टिलेज और बोन जैसे इन वर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं। और नॉन लिविंग भी हो सकता है, जैसे स्पीक्यूल्स होते हैं स्पंजेस में, तो वो नॉन लिविंग हो गया। अब सेक्स के बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, जैसे कुछ हेर्माफ्रोडाइट होते हैं, कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो इन सब के बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। और रिप्रोडक्शन देखा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और फिर आगे देखा जाए डेवलपमेंट किस टाइप का है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्ट ओवीपेरस है या वीवीपेरस है या ओवो वीवीपेरस है, उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्लासीफाई करके देखेंगे सारे के सारे एनिमल किंगडम को अच्छे से, 2 टाइप्स से क्लासीफाई करेंगे अभी।